नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जो बहुत बहुत जरूरी है। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। यहीं से शुरुआत हुई वाइसरॉय के युग की। तो चलिए कैनिंग से लेकर रिपन तक के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। सोचिए, साल है 1858। 1857 का जो विद्रोह था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कंपनी का राज अब खत्म हो चुका था और भारत पर कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये एक बिल्कुल नए एडमिनिस्ट्रेटिव दौर की शुरुआत थी। और इस नए दौर के साथ आया एक नया पद, एक नया टाइटल, वाइसरॉय। अब भारत का जो सबसे बड़ा शासक था वो किसी कंपनी का मुलाजिम नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का नुमाइंदा था। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था जो ये दिखाता था कि भारत को अब एक साम्राज्य के हिस्से की तरह देखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि 1857 के विद्रोह की राख से इस नए राज को आखिर खड़ा कैसे किया गया। हमारा पहला अध्याय इसी बनने की कहानी के बारे में है। इस भारी भरकम काम की जिम्मेदारी मिली लॉर्ड कैनिंग को, और उनकी सिचुएशन देखिए कितनी यूनिक थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और क्राउन के पहले वाइसरॉय। मतलब उन्हें एक बिखरे हुए देश को समेटकर एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार करना था। कैनिंग ने सबसे पहले फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर पर। सिर्फ 3 साल के अंदर 3 बड़े लीगल कोड्स लागू किए गए। इनमें से इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता तो लॉर्ड मैकॉले ने तैयार की थी और वो आज भी हमारे लीगल सिस्टम की बुनियाद है। इन कानूनों ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक जैसा कानूनी ढांचा तैयार करने की कोशिश की। लेकिन बात सिर्फ कानूनों की नहीं थी। कैनिंग के ही दौर में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई। सरकार में पहली बार विभागों का बंटवारा हुआ, जिसे हम आज पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। देश का पहला ऑफिशियल बजट पेश किया गया और इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि आज के भारत की कई बड़ी संस्थाओं की नींव उसी दौर में रखी गई थी। तो कैनिंग ने तो नींव रख दी थी। अब उनके बाद जो वाइसरॉय आए, जैसे कि जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो, उन्होंने इस नींव पर इमारत खड़ी करने का काम शुरू किया। मतलब इस नए स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड बनाया। लॉर्ड मेयो ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, पहले क्या था कि सारा पैसा और सारा कंट्रोल सेंटर के पास होता था। मेयो ने प्रांतों को उनके लोकल काम जैसे कि पुलिस, जेल, शिक्षा के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देना शुरू किया। इससे प्रांतों को अपने बजट पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिला। ये लोकल गवर्नेंस की तरफ एक छोटा पर बहुत जरूरी कदम था। और फिर आया साल 1872। लॉर्ड मेयो के ही टाइम में एक और ऐतिहासिक काम हुआ, भारत की पहली जनगणना। हाँ, ये एक साथ पूरे देश में नहीं हुई थी, लेकिन ये पहली बार था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने लोगों को, अपनी आबादी को इतने बड़े स्केल पर गिनने और समझने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो बनाने और सुधारने का दौर था, ये हमेशा नहीं चला। अब कहानी में एक तीखा मोड़ आता है और हम एक ऐसे दौर में दाखिल होते हैं जहां नीतियां कठोर और दमनकारी हो जाती हैं। इस कठोर दौर का चेहरा थे लॉर्ड लिटन। उनके आते ही ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल बदल गया। अब फोकस कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि शाही ताकत दिखाने और दमन पर था। इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए, प्रेस पर हमला। लिटन ने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास किया। इसका सीधा सीधा मकसद था भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों की आवाज को दबाना, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसे गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून तक कहा गया। खैर, बाद में लॉर्ड रिपन ने आकर इस कानून को रद्द कर दिया, लेकिन लिटन की नीयत तो साफ हो ही गई थी। उस दौर के बड़े राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि ये आसमान से गिरा वज्रपात जैसा है। इस एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के पढ़े लिखे भारतीयों के लिए ये कितना बड़ा शौक था। लिटन बस यहीं नहीं रुके। उन्होंने आर्म्स एक्ट लाकर भारतीयों के लिए हथियार रखना लगभग नामुमकिन कर दिया। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी, ताकि भारतीय उसमें आसानी से बैठ ही ना पाएं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक, जब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भयानक अकाल से जूझ रहा था, तब उन्होंने दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के लिए एक बेहद खर्चीला और शानदार दरबार लगाया। लिटन के इस दमनकारी दौर के बाद अब एंट्री होती है एक ऐसे वाइसरॉय की जिसकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। ये कहानी का तीसरा और आखिरी अध्याय है, लॉर्ड रिपन
और उनके लिबरल सुधारों का दौर। लॉर्ड रिपन को आज भी भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वो वाकई मानते थे कि भारतीयों को अपने लोकल मामले खुद मैनेज करने का हक मिलना चाहिए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। रिपन ने आते ही जैसे सुधारों की एक लहर चला दी। उन्होंने मजदूरों के काम करने के हालात सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया। 1881 में भारत की पहली पूरी और सिंक्रोनस यानी एक साथ होने वाली जनगणना करवाई। शिक्षा के हालात जांचने के लिए हंटर कमीशन बनाया और हाँ, लिटन के उस बदनाम प्रेस एक्ट को भी खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या एक अच्छा वाइसरॉय अपनी अच्छी नीयत से पूरे सिस्टम को बदल सकता है? इस सवाल का जवाब मिला इल्बर्ट बिल विवाद से। ये रिपन के कार्यकाल का और शायद उस पूरे दौर का सबसे बड़ा टेस्ट था। देखिए, बिल बहुत सीधा साधा था। ये बस इतना कहता था कि अब सीनियर भारतीय जज भी यूरोप के लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, मतलब कानून के सामने सब बराबर। लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना विरोध किया कि इसे अपनी नस्लीय सुपीरियॉरिटी पर हमला मान लिया। इस विरोध के आगे सरकार झुक गई और बिल को इतना बदल दिया गया कि उसका मतलब ही खत्म हो गया। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि राज में सुधार की भी एक हद थी, और वो हद थी नस्ल भेद। तो आखिर कैनिंग से लेकर रिपन तक के इस पूरे दौर को हम कैसे समझें? सच तो ये है कि ये विरोधाभासों से भरी एक विरासत है। लॉर्ड रिपन ने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। शायद ये बात सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरे वाइसरॉय युग पर लागू होती है। उनके कामों में अच्छा भी था और बुरा भी, निर्माण भी था और दमन भी। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ तो मॉडर्न इंडिया की नींव रखी जा रही थी, कानून, अदालतें, बजट, जनगणना जैसी चीजें बनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं सिस्टम्स का इस्तेमाल करके शाही कंट्रोल को और मजबूत किया जा रहा था और भारतीयों की आवाज को दबाया जा रहा था। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, इन वाइसरॉय ने जो स्टील फ्रेम यानी इस्पात का ढांचा बनाया, वो असल में था क्या? क्या ये एक आज़ाद मुल्क के लिए मजबूत बुनियाद थी, या फिर ये एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया पिंजरा था जिसे तोड़ने के लिए हमें एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम लड़ना पड़ा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।